महामहिम राज्यपाल जी से आज की मुलाकात का उद्देश्य बिहार के किसानों की बढ़ती समस्या को लेकर उनसे ये मुलाकात हुई। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा एक दिवसीय एक बड़े धरने का आयोजन किया गया और उस धरने में किसानों के तमाम ज्वलंत विषयों को उठाने का कार्य किया गया। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जिस तरीके से इस प्रदेश के किसानों को आज की तारीख में हाशिए पर पहुंचा दिया गया, एक तरफ जहां हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, उनसे जुड़ी हुई समस्या का स्थायी समाधान पहुंचाना, वहीं अगर आप बिहार प्रदेश देखें जो कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर जो किसानों के हालात हैं, देखिए मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ पर मैं अभी से मैं बता सकता हूँ कि भाई महीने डेढ़ महीने के भीतर बिहार आधा बाढ़ से डूबा रहेगा। बिहार में पानी आएगा, कटाव के माध्यम से घर घर, गाँव गाँव, खेत खेत तक ये पानी जाएगा। क्यों नहीं इसका स्थायी समाधान ढूंढा जाता है? नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है, इंटरलिंकिंग और रिवर्स, ताकि हम लोग सुखाड़ और बाढ़ की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान हम लोग ढूंढ सकें। खाद की एक बहुत बड़ी समस्या एक लंबे समय से बिहार में चल रही है। किसानों को जिस तरीके से खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, काला बाजारी के माध्यम से जिस तरीके से औने पौने दामों पर किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनको आर्थिक बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन तमाम विषयों को लेकर महामहिम जी के सामने हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में ना सोच रही है, ना कार्य कर रही है, ना कोई सक्रिय कदम, सकारात्मक कदम उठाने का कार्य कर रही है, और किसान साल दर साल एकदम हाशिए पर पहुंचते जा रहे हैं। और एक बड़ी जनसंख्या है, भाई कृषि प्रधान प्रदेश है तो एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में किसानों की चिंता करना हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। तो इसी विषय को लेकर आज महामहिम जी से मुलाकात हुई, सकारात्मक आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने भी इंटरवीन करके जिस घर परिवार, जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, तो ज़रूर महामहिम भी किसानों की समस्या से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। उन्होंने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं कि इस दिशा में ज़रूर इनकी तरफ से कुछ पहल होगी। आपने एक घोटाले की बात कही है, जो गंगा नदी का पानी राजगीर और फल्गु नदी में ले जाने की बात, उसमें घोटाले की बात की है। क्या है वो मामला और क्यों घोटाला? देखिए, स्थानीयों के द्वारा जिस तरीके से इस योजना में अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इन तमाम विषयों पर जांच होनी चाहिए, पर जांच करेगा कौन? दिक्कत यही है हमारे प्रदेश में कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। बड़े से बड़े कांड हुए हमारे प्रदेश में, बड़े से बड़े अपराध हुए, और तमाम विषयों को सिर्फ जांच की ओढ़नी पहनाकर छोड़ दिया गया। आज तक कोई जांच पूरी हुई हो, या उसकी रिपोर्ट आई हो, या उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया गया हो, ये अभी तक तो कम से कम हम लोगों ने नहीं देखा। सात निश्चय को लेकर रहकर भाई आप गांव में चले जाइए, कौन नहीं बोलता कि सात निश्चय में कितना घोटाला हुआ, नहीं हुआ। आप खुद जाकर देखिए अपने कैमरों से, अभी जो नई पाइप बिछाई गई है, जो टैंकियां बैठाई गई हैं, क्या हालत है उनकी। टैंकियां फटी पड़ी हैं, पाइपें फटी पड़ी हैं। ये नली गली के नाम पर जिस तरीके से सड़कों को खोद कर वहाँ पर रखा गया है, तो सात निश्चय हो या तमाम ये योजनाएं, बिहार की विडंबना ये रही है कि जनहित में कम या जनता को लाभ देने की सोच या दृष्टि से कम योजनाएं बनती हैं। अधिकारियों की सोच और दृष्टि को ध्यान में रखते हुए योजनाएं ज़्यादा बनती हैं। इसीलिए बिहार में आप किसी भी आम बिहारी से पूछ लीजिए, क्या बिना घूस, बिना भ्रष्टाचार के कोई एक सरकारी काम है जो होता है? नहीं होता है। इस पर मैं चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री गंभीर हों। कई बार मैंने कई ऐसे विषयों की जानकारी उनके समक्ष मैंने रखी, क्योंकि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो मेरे गृह मंत्री भी हैं, पर उनसे जिस सकारात्मक पहल की अपेक्षा मैं रखता हूं, वो अभी तक नहीं पूरी होने के कारण आज महामहिम जी से मुलाकात हुई, और उनको जिस जिस विषय का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने महामहिम को दी। चिराग जी, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, चिराग पासवान का रुख क्या रहने वाला है उनके पार्टी? आज विपक्ष, देखिए, सबसे पहले तो मुझे संख्या बल के आधार पर देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आज की तारीख में वो संख्या बल नहीं है जिससे कि राष्ट्रपति चुनाव या अगले महामहिम को चुनने में कोई हम लोग की संख्या बल के हिसाब से कोई भूमिका हो सकती है। बट हाँ, यकीनन एक राजनीतिक दल होने के नाते बिहार में 6% के लगभग जिस पार्टी को मत मिला हो,
25 लाख से ज़्यादा लोगों का विश्वास जिस पार्टी में रहा हो, उसके नाते यकीनन नैतिकता भी एक आधार बनता है कि हम लोग एक ऐसे उम्मीदवार का हम लोग समर्थन करें जो आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व करे और देश के सही दिशा में लेकर जाने का काम करे मामहिम के पद पर बैठकर। तो यकीनन उसमें हम लोगों की भी भूमिका होगी। हम लोग भी एक ऐसे राष्ट्रपति का चयन करना चाहेंगे, पर क्योंकि अभी प्रत्याशियों के नाम आने बाकी हैं, उम्मीदवार कौन होंगे, क्या एक ही संयुक्त उम्मीदवार होंगे या सत्ता पक्ष अपना देगी और विपक्ष के द्वारा कोई और नाम आएगा, तो एक बार जब वो नाम सामने आते हैं उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी चर्चा कर कर अपना समर्थन सत्ता पक्ष हो जाएगा या विपक्ष हो जाएगा, ये प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन उम्मीदवार हैं जो सही में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के दिनों में राष्ट्रपति के पद को, प्रेसिडेंट के पद को एक डमी पद की तरह दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से राष्ट्रपति के अपने विशेषाधिकार होते हैं, संविधान ने जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए हैं, देश को सही दिशा में लेकर जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना जरूरी है जो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए। जदयू ने कहा इस पर बोलने का अधिकार आपको फिलहाल नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है नहीं। मैंने तो खुद अपने वक्तव्य को रखने से पहले ही मैंने इस बात को कहा कि संख्या बल के आधार पर नहीं, पर एक ऐसी पार्टी जिसके पास 6% का मत है, 15-25 लाख से ज्यादा लोगों ने जिस पार्टी पर अपना विश्वास जताया, नैतिकता भी एक आधार होता है। संख्या बल में शायद हार जीत में हम लोग शायद कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए, पर उसमें समर्थन हम लोग का जरूर रहेगा। अभी चूंकि एक वोट की कीमत काफी ज्यादा है राष्ट्रपति के चुनाव में और एक वोट को लेकर सियासत हो रही है, तो चिराग पासवान का वोट भी उतना ही अहमियत रखता है। तो जी बिल्कुल। एनडीए के प्रति आपकी राय क्या है, अगर एनडीए अपना उम्मीदवार? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा, अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कार्यशैली को देखेंगे, उन्होंने हमेशा मुद्दों के आधार पर उनकी राजनीति रही। जिस मुद्दे के साथ उन्होंने उनके विचार मिले, उनके सिद्धांत मिले, हमेशा उन्होंने उन मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता दी। 2014 में जब एनडीए गठबंधन का भी हम लोग हिस्सा बने, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इशू बेस्ड अलायंस है, नीतियों के आधार पर होने वाला ये अलायंस है। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें आप देश के राष्ट्रपति को आप चुन रहे हैं। मैं सिर्फ आंख मूंद के मैं बोल दूं कि मैं एनडीए के साथ जाऊंगा या मैं यूपीए के साथ जाऊंगा, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि देश के राष्ट्रपति के चयन की बात हो रही है। एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो देश हित में राष्ट्रपति महामहिम के पद पर बैठकर फैसले ले। सर्वसम्मति का राष्ट्रपति तो होना चाहिए, एक इतिहास भी बनना चाहिए, इसके पक्ष में है क्या? नहीं, बिल्कुल, एक संयुक्त अगर उम्मीदवार का चयन हो, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें जब अब्दुल कलाम आज़ाद जी जब राष्ट्रपति बने थे, तो हम लोग चाहते हैं भैया कि अगर कोई संयुक्त उम्मीदवार ऐसा आता है जिसमें सत्ता पक्ष की भी सहमति हो और विपक्ष की भी सहमति हो, दोनों की सहमति से अगर महामहिम बिना चुनाव के अगर उनका चयन होता है, तो इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। आरसीपी सिंगुलर की सियासत काफी गर्म है और खबर ये भी है कि 7 जुलाई के बाद जब उनका टर्म खत्म होता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, जेडीयू के लोग मांग रहे हैं। आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, इसमें मेरा खैर बोलने का कोई हक पुनः नहीं बनता, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का पूरी तरीके से ये इंटरनल मैटर है कि भाई वो किसको राज्यसभा भेजना चाहते थे, किसको नहीं भेजना चाहते थे। केंद्र में उनके पार्टी के मंत्री थे, वो उनको वहाँ पे कंटिन्यू करने देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। जहाँ तक रही मंत्री पद की बात, ये पूर्णतः विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी के पास है कि वो अपनी कैबिनेट में वो किसको वो मंत्री रखना चाहते हैं, किसको वो मंत्री नहीं रखना चाहते। तो ये दोनों पे मेरा बोलना उचित नहीं है, बट मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह जी के साथ हुआ, भाई एक पार्टी को खड़ा करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा। एक रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने काम किया। आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने में, उनकी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में ज़रूर उनका एक बड़ा योगदान रहा। क्या कारण रहे कि उनको दोबारा नहीं भेजा गया, ये जनता दल यूनाइटेड ही बेहतर बता सकती है। बट एक आम बिहारी होने के नाते या बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है, उसके नाते मुझे ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं आरसीपी जी के साथ गलत हुआ है।